आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। सबसे पहले आप लिखिए सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट इज फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। तो सॉल्ट इज अ कंपाउंड विच इज फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। जैसे कि यदि मैं एक एसिड ले लूं HCl और एक बेस ले लूं NaOH, इनकी आपस में रिएक्शन करा दूं तो मेरे को मिल जाएगा H2O plus NaCl. This is salt. This is salt. So first definition of salt is the salt is a compound which is formed by neutralization of acid and base. जब एक एसिड और एक बेस की रिएक्शन होती है तो इसके फलस्वरूप जो कंपाउंड बनता है उसको हम सॉल्ट बोलते हैं। तो फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट इज कंपाउंड formed salt is formed by neutralization of acid with the base। जैसे H2SO4 की रिएक्शन NaOH के साथ कर दूं again a salt is formed. Now the second definition of salt, the compound, right, second definition of salt, the compound which consists of, or the compound which contains both acidic and basic radical. The compound which contains both acidic and basic radical, ऐसा कंपाउंड जिसमें एसिडिक और बेसिक रेडिकल दोनों चीजें हो उसको हम सॉल्ट कहते हैं। which consists of both acidic and basic radical। अब मैं आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस चैप्टर में पढ़ाऊंगा एसिडिक रेडिकल और बेसिक रेडिकल, इनका हम टेस्ट लगाते हैं। तो एसिडिक रेडिकल का जहां तक सवाल है, जैसे NaCl हो गया तो NaCl में Na प्लस होता है और Cl नेगेटिव होता है। Na प्लस आएगा NaOH से, so it is a base, so Na plus will be termed as basic radical। Na plus को मैं बेसिक रेडिकल बोल दूंगा, जबकि Cl नेगेटिव आएगा मान लो HCl से, तो इट इज अ एसिड, तो इसको मैं बोल दूंगा एसिडिक रेडिकल। एसिडिक रेडिकल। तो सॉल्ट में दो रेडिकल प्रेजेंट होते हैं, एक एसिडिक रेडिकल होता है और एक बेसिक रेडिकल होता है। तो सॉल्ट इज अ कंपाउंड विच कंसिस्ट ऑफ बोथ एसिडिक एंड बेसिक रेडिकल। Now one more definition of salt. Again, salt is a compound on whose hydrolysis both acid and base are obtained। both acid and base are obtained। salt एक ऐसा कंपाउंड है जिसके हाइड्रोलिसिस करने पे दोनों एसिड और बेस ऑब्टेन हो जाए। फॉर एग्जांपल, यदि मेरे पास CH3CONa है और इसका हाइड्रोलिसिस करूं तो हाइड्रोलिसिस करने पर मेरे को मिल जाएगा NaOH plus CH3COOH। so this is acid and this is base। तो सॉल्ट की तीन डेफिनेशन आपने पढ़ ली। नंबर 1 was salt is a compound which consists of both acidic and basic radical। The salt is a compound on hydrolysis of which both acid and base are obtained, and salt is the one which is formed as a result of neutralization of acid with the base। There are type of salts। salt के प्रकार। तो सबसे पहले टाइप ऑफ सॉल्ट में लिखेंगे सिंपल सॉल्ट।
सिंपल सॉल्ट का मतलब होता है ऐसा सॉल्ट जो कि एक प्रकार के एसिड और एक प्रकार के बेस से बना हुआ हो. द सॉल्ट विच इज फाउंड बाय सिंगल टाइप ऑफ एसिड एंड सिंगल टाइप ऑफ बेस. मैं यहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर दूं ये बात कि सिंगल टाइप ऑफ एसिड और सिंगल टाइप ऑफ बेस है. इट इज नॉट सिंगल एसिड एंड सिंगल बेस. I'll give you the example on that. For example, HCl और NaOH आपस में यदि रिएक्ट कर जाए तो simple salt is the one which is found by single type of acid and single type of base. Here the word type is important. HCl plus NaOH यदि आपस में रिएक्ट करेगा तो NaCl plus H2O बना देगा. यदि मान लो NaOH की रिएक्शन, या मैं पहले एसिड लिख देता हूं, H2SO4 की रिएक्शन NaOH से होगी तो 2 मोल NaOH लगेगा. मतलब कहने का ये भी सिंपल सॉल्ट होगा. हालांकि यहाँ पे 2 मोल NaOH का है और 1 मोल H2SO4 का है. सो by simple salt we do not mean that 1 mole of acid and 1 mole of base. By simple salt we mean that there is one type of acid and one type of base. Therefore here I obtain Na2SO4 plus 2H2O. So both are example of simple salt since both has been formed by single type of acid and single type of base. And now comes the mixed salts. So as far as the mixed salt is concerned, mixed salts are formed as a result of neutralization of single type of acid with 2 type of base, with more than 1 type of base, और वाइस वर्सा, या इसका उल्टा, एक प्रकार के बेस का न्यूट्रलाइजेशन 2 प्रकार के एसिड द्वारा कर दिया जाए तो उस प्रकार के सॉल्ट को भी हम जो है वो मिक्स सॉल्ट बोलेंगे. फॉर एग्जांपल, I have H2SO4 and I neutralize the H2SO4 with 1 mole NaOH and 1 mole KOH. Now H2SO4 का यदि मैं स्ट्रक्चर देखूं तो इट इज समवट लाइक दिस. टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका और 2 एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है. इधर से OH नेगेटिव निकल के आएगा, इस H को निकाल लेगा और ये Na प्लस जाके यहाँ रिप्लेस हो जाएगा और इसका OH नेगेटिव इस H प्लस को निकाल लेगा और ये वाला K प्लस आकर के इधर रिप्लेस हो जाएगा. देयरफॉर आई विल हैव NaKSO4, सोडियम पोटेशियम सल्फेट. सोडियम potassium sulfate. Now this is a mixed salt since it is being formed as a result of reaction of one type of acid with 2 type of base. One type of acid with 2 type of base. One more example. If I have this HCl and HOCl, both are acid. Now एक H प्लस इधर ले, इसको इनफैक्ट इस तरीके से लिखना अच्छा बात नहीं है बिकॉज इट इज ए आयनिक बॉन्ड. तो या तो मैं इसको लिख दूं सिंपल CaOH होल ट्वाइस और दिखाने के लिए लिख दूंगा Ca प्लस प्लस एंड 2OH नेगेटिव. एक H प्लस इधर से आएगा, एक H प्लस इधर से आएगा. फाइनली मेरे पास जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा CaCl and OCl, or else I can write it like this CaOCl2 plus 2 moles H2O, and this is mixed salt.
after mixed salt comes double salt. After mixed salt comes double salt. Now, as far as the double salt is concerned, double salt is formed by addition of two type of simple salts. Two type of simple salts or more than one type of simple salts. इसको बोलते हैं हम सॉरी डबल सॉल्ट टू टाइप ऑफ सॉल्ट्स. नाउ जैसे KCl, MgCl2 और सम हाइड्रेशन का वाटर रहेगा, सो इट विल बी KCl.MgCl2.6H2O. दिस इज कार्नेलाइट. And then we have potassium sulfate, ammonium sulfate plus some water. We will have potassium, ammonium sulfate. And one more example that we can have is K2SO4 plus Al2SO4 plus 24H2O. It will give K2SO4 dot Al2SO4 whole thrice dot 24H2O. This is potassium. And this is Mohs salt. They are example of double salts. Sorry, I made mistake हो गई यहाँ पे. This is ferrous sulfate. Now after this, double salt. After double salt, we will write about complex salts. Complex salts. Again, the definition of complex salt is also the same, but I'll list you out the difference. बताऊंगा मैं भी आपको difference क्या है इन दो में, complex salt और double salt में. So complex salt is also formed by addition of two or more type of simple salts. Two or more type of simple salts. जैसे कि FeCN whole twice, इसकी रिएक्शन KCN के साथ एक्सेस में कर दी जाए, तो इट विल फॉर्म K4 FeCN6. K4 FeCN6. जैसे कॉपर सल्फेट की रिएक्शन अमोनिया के साथ कराई जाए, तो इट विल फॉर्म copper ammonium sulfate. So both are example of complex salt. Potassium hexacyanoferrate, and this is tetraamine copper sulfate. Tetraamine copper 2 sulfate, and this is potassium hexacyanoferrate 2. हालांकि नॉमेनक्लेचर में भी आपको बताऊंगा इस चैप्टर में आगे. अभी तो आप सिंपल ये समझे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है. तो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट इज द वन व्हिच इज फॉर्म्ड बाय एडिशन ऑफ two type of or more than two type of simple salts. And now the question arises that कि दोनों definitions तो same है, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट की definitions तो एक सी ही लिखी हैं, तो
दोनों में एग्जैक्टली अंतर कहां पर है। यदि हम सिर्फ दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं, जैसे कि एग्जांपल्स में हमने लिया है कि यहाँ पे दो टाइप के सिंपल सॉल्ट लिया, उससे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनाया, इसी प्रकार से KCl MgCl2 भी सिंपल टाइप के सॉल्ट थे और उनसे हमने कार्बोनाइट बनाया था। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस केस में दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस जो होता है सिंपल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में, वो ये है कि जो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट होता है वो अपने आइडेंटिटी को बनाए रखता है इनसाइड दी वाटर, बट डबल सॉल्ट जो होता है वो अपने कॉन्सिक्यूटिव आयंस में टूट जाता है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के दो पार्ट होते हैं, एक उसका आयनिक पार्ट होता है जिसका आयनाइजेशन हो जाता है, एक उसका नॉन आयनिक पार्ट होता है जो कि कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट होता है। तो वो पार्ट के जो आयंस होंगे वो अपने सिंपल आयंस में वाटर के अंदर नहीं टूटेंगे, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग K4FeCN6। सो यदि आप K4FeCN6 को जल के अंदर डाल दोगे तो K4FeCN6 ज्यादा से ज्यादा टूट जाएगा इन 4K+ और इसके अलावा प्लस हो जाएगा FeCN6 और इस पे आ जाएगा -4। बट वो Fe++ नहीं देगा और ना ही Cn नेगेटिव देगा, इसलिए आप जो है यहाँ पे फेरस आयन के लिए टेस्ट नहीं लगा सकते हो। जब आप क्वालिटेटिव एनालिसिस में टेस्ट लगाते हो तो आप यहाँ पे फेरस आयन के लिए टेस्ट लगाओगे, टेस्ट नेगेटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे फेरस आयन आपको फ्री स्टेट में मिलेगा ही नहीं। बट जहां तक कि डबल सॉल्ट का सवाल है, यदि आपने डबल सॉल्ट FeSO4 या डबल सॉल्ट सिंपल ले लो KCl MgCl2.6H2O डाला तो वो पानी में जाकर के K+, Mg++ और Cl नेगेटिव, इधर दो Cl नेगेटिव जल तो अलग चला जाएगा। तो आप क्लोराइड के लिए या मैग्नीशियम आयन के लिए या फिर पोटेशियम आयन के लिए टेस्ट आराम से लगा सकते हो। तो यहाँ पर वो अपने कॉन्सिक्यूटिव आयंस में टूट रहा है, पूरी तरीके से टूट जाएगा, जबकि कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो है वो अपने आयंस में नहीं टूटेगा, वहां आप Fe++ के लिए टेस्ट नहीं लगा सकते। So the difference between double salt and complex salt is that the complex salt maintains its identity inside the water, whereas the double salt will lose its identity inside the water and will give the test for consecutive ions. Ions के लिए वो test positive दे देगा। So this is about the difference of double and complex salt. Right. Classification of complex salts. Classification of complex salts. So in classification of complex salt, number 1 you write classification according to the stability of complex. Classification according to the स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के आधार पर क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले बात करें तो स्टेबिलिटी के आधार पर कॉम्प्लेक्स को दो भाग में बांटते हैं हम। एक तो होता है परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और दूसरा होता है इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स। जो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स होता है इट इज मोर स्टेबल, एनर्जी इज लेस stable, energy is more. इसका एग्जाम्पल दूं तो K3 Cu CN4 और इसका एग्जाम्पल दूं तो K2 CD CN4। This perfect complex is also called as penetrating complex. Penetrating complex.
नाउ ये तो कुछ पॉइंट्स हो गए, पर रियली डिफरेंस होता क्या है? तो रियलिटी में डिफरेंस परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स में ही होता है कि परफेक्ट कॉम्प्लेक्स जल के अंदर बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, मतलब या मिनिमम टूटेगा, मतलब जल के अंदर परफेक्ट कॉम्प्लेक्स जो है स्टेबल होता है, और आप यदि इसको जल के अंदर डाल दोगे या वाटर के अंदर डाल दोगे तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स अपनी आइडेंटिटी को कंप्लीटली बनाए रखेगा या ऑलमोस्ट कंप्लीटली बनाए रखेगा। तो वो आपको वहां पे 3K प्लस और Cu CN4 के रूप में ही मिलेगा, और आप इस पे जो है 3 पॉजिटिव चार्ज 3 नेगेटिव चार्ज लगा सकते हो। तो जब ये जल के अंदर जाएगा तो इनसाइड द वाटर it will remain in the form of 3K plus and Cu CN4 and 3 negative charges। जबकि imperfect complex जो है वो जल के अंदर टूट जाएगा कुछ हद तक, इसमें 2K plus CD CN twice। अब इसमें यदि मान लो आपने इस वाले कॉम्प्लेक्स को, ये पर्टिकुलर एग्जांपल में H2S गैस पास की तो ये कैडमियम सल्फाइड बना देगा, इसका येलो प्रेसिपिटेट प्राप्त हो जाएगा। ये येलो प्रेसिपिटेट क्यों मिला? क्योंकि आपका ये कॉम्प्लेक्स टूट रहा है और कॉम्प्लेक्स टूट के CD++ दे रहा है, जिसकी वजह से वो H2S के साथ रिएक्ट करके कैडमियम सल्फाइड बना देगा, जिसका प्रेसिपिटेट येलो कलर का होता है। जबकि यदि आपने यहां पर इसके रिएक्शन जल में डालने के बाद H2S के साथ किया, या इसको जल में, इस सॉल्ट को जल में डालने के बाद में उसको गर्म कर दिया और गर्म करने के बाद H2S गैस को पास किया, तो ये नो कलर, मतलब ये किसी कलर का कोई प्रेसिपिटेट यहां पर नहीं देगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स नहीं टूटेगा। एक बड़ा सवाल जो आपके दिमाग में अब तक आ गया होगा वो ये है, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स एंड डबल सॉल्ट? बिकॉज डबल सॉल्ट भी तो यही कर रहे थे, डबल सॉल्ट भी सॉल्यूशन के अंदर टूट जाते थे अपने कॉन्सिक्यूटिव आयंस में। तो परफेक्ट कॉम्प्लेक्स और इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स में अंतर यह है कि परफेक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं टूटेगा, इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स टूट जाएगा, पर डबल सॉल्ट भी तो टूट जाता था। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इम्परफेक्ट सॉल्ट एंड डबल सॉल्ट? सिर्फ डिफरेंस ऐसा है कि इम्परफेक्ट कॉम्प्लेक्स थोड़ा बहुत टूटता है, ऐसा नहीं है कि वो पूरा का पूरा कंप्लीटली टूट जाएगा, जबकि डबल सॉल्ट ऑलमोस्ट कंप्लीटली टूट जाता है। बट जैसे जैसे इम्परफेक्ट सॉल्ट की इम्परफेक्टनेस बढ़ती जाती है, मतलब इम्परफेक्ट सॉल्ट की अनस्टेबिलिटी बढ़ती जाती है, वैसे वैसे it becomes very difficult to differentiate between double salt and complex salt. There is you will not be able to draw a line of demarcation between the double salt and complex salt, क्योंकि एक हद के बाद में आप इसको नहीं समझा पाओगे कि डबल सॉल्ट है या फिर ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है। Of complex salt, two more type of complexes. One is homoleptic complex and the other is heteroleptic complex। दो टाइप के कॉम्प्लेक्स और होते हैं, एक को हम बोलते हैं होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है which consists of only one type of ligands, which consist of only one type of ligands। जैसे कि Cu NH3 SO4। So here ligand is NH3, इसको ligand बोलते हैं। जो सेंट्रल मेटल आयन को लोन पेयर देता है उसको ligand बोलते हैं। 2 मिनट रुको, अभी मैं आपको सारी चीजें ये एक्सप्लेन करता हूं। फॉर एग्जाम्पल K4 Fe CN6, इसमें भी एक ही टाइप का लिगेंड है, तो इसको भी हम बोलेंगे एग्जाम्पल ऑफ homoleptic complex। After this comes heteroleptic complex। So obviously heteroleptic complex consists of more than one type of ligand। एक से ज्यादा टाइप का लिगेंड होता है यहाँ पे। जैसे कि कोई भी एग्जाम्पल में ले लूं, मैं लास्ट एग्जाम्पल कोई K3 Cu NH3 होल ट्वाइस CO होल ट्वाइस कर देता हूं। So this is an example of, now this is an example of heteroleptic complex because two type of ligands are there, NH3 is one and CO is one। So there are two type of ligands being present here, so it will become an example of heteroleptic complex। So homoleptic complex वो होते हैं
जिनमें एक ही टाइप के लिगेंड होते हैं, और हेटेरोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जिनमें की एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड होते हैं। लिगेंड का मतलब क्या होता है? ऐसी स्पीसीज जो कि सेंट्रल मेटल एटम को लोन पेयर देती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं ये सारे टर्म्स, नोट इट डाउन। We shall use certain general terms related to the coordination compounds. Some general terms related to coordination compound. I'll take an example on that. For example, K4 FCN6. ये एग्जाम्पल ले लेता हूं, K4 FeCN6। यहां पर यदि आप देखो, this whole body is divided into two parts. The part which can be ionized this part is ionizable part. Let me make it more clear because I am writing only K4, तो हो सकता है तुमको कभी इसमें कंफ्यूजन हो जाए कि आयनाइज, तो सर ये दोनों पार्ट आयन में बन गए तो दोनों ही आयनाइजेबल पार्ट कहलाएंगे। बट मैं एक काम करता हूँ, इसको अपनी मर्जी से कुछ ऐसा कर देता हूँ, Na2K2 कर देता हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अपने आयंस में टूट जाएगा, तो ये दे देगा 2Na प्लस और 2K प्लस। तो इस पार्ट को मैं बोलूंगा आयोनाइजेशन स्फीयर। Ionization sphere is that part of complex which can be ionized or which will break up into its consecutive ions. Now this part, ये वाला पार्ट अपने Fe++ या Cn नेगेटिव 6Cn नेगेटिव नहीं देने वाला है, तो इसको मैं बोलूंगा नॉन आयोनाइजेबल पार्ट, नॉन आयोनाइजेबल पार्ट और नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर। नॉन आयोनाइजेबल स्फीयर, या इसके लिए एक और शब्द में अच्छा शब्द प्रयोग करता हूं, दैट इज कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, so it is divided into two parts. Number 1 ionizable part, number 2 non ionizable part. जिस पार्ट के आयंस बना सकते हैं उसको ionizable पार्ट बोलते हैं, जिसके नहीं बना सकते उसको नॉन आयोनाइजेबल पार्ट बोलते हैं। नाउ यहां पर जो ये सेंट्रल मेटल एटम को जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उसको हम बोलते हैं लिगेंड, उसको हम बोलते हैं लिगेंड। लिगेंड जनरली सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन देता है, पर ऐसा जरूर नहीं कि हरदम लिगेंड जो है सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन दे। कभी कभी लिगेंड इलेक्ट्रॉन देता भी है और लेता भी है, उसको हम सिनर्जिस्टिक इफेक्ट बोलते हैं, जो कि इस चैप्टर के एंड में हम डिस्कस करेंगे। नाउ सो it is providing the electron to central metal atom, this is called as ligand, and this is obviously central metal atom, central metal atom. So I hope you have understood this. Central metal atom. Remember this, the coordination sphere is always the coordination sphere is written within these larger brackets. The ligand is always written within these smaller brackets. The ligands are usually written within smaller brackets. If it is only one ligand, you don't need to draw a bracket. But if it is more than one ligand, then you need to draw that smaller bracket. But जो coordination sphere है वो ये बड़े वाले bracket के अंदर रहेगा। ओके, नाउ इसके बाद में मैं आपको बताता हूं एक टर्म जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सो देयर इज अ टर्म कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन
नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है सेंट्रल मेटल एटम का। सेंट्रल मेटल एटम कितने लोन पेयर को रिसीव करता है इसको बोलते हैं उस सेंट्रल मेटल एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर। द नंबर ऑफ लोन पेयर दैट अ सेंट्रल मेटल एटम और सेंट्रल मेटल आयन सीएमए और सीएमआई, आगे पढ़ाने के रूप से मैं आपको सीएमए और सीएमआई कई बार लिखवाऊंगा तो आप समझ जाना सीएमए का मतलब सेंट्रल मेटल एटम है और सीएमआई का मतलब सेंट्रल मेटल आयन है। तो द number of lone pairs which central metal atom oblique central metal ion receives is called as its coordination number। उसको उसका coordination number बोलते हैं। So coordination number is number of lone pairs that a central metal atom receives. Let me clear one thing कि coordination number का मतलब number of lone pair है, ना कि कितने ligand central metal atom से जुड़े हुए हैं। तो कई बार जो है ligand की संख्या कम है पर एक ही ligand जो है वो 6 lone pair डोनेट कर रहा है तो उस केस में coordination number central metal atom का 6 होगा ना कि 1, क्योंकि ligand तो एक ही है पर एक ही ligand 6 लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। सो इट इज द नंबर ऑफ लोन पेयर व्हिच सेंट्रल मेटल एटम रिसीव्स, इट इज नॉट द नंबर ऑफ लिगेंड्स व्हिच आर अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ लोन पेयर्स व्हिच सेंट्रल मेटल एटम रिसीव्स इज कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ लेट मी गिव यू एग्जांपल। फॉर एग्जांपल बेटा K4FeCN6 में यदि आप देखोगे तो Cn की संख्या 6 है और हर Cn एक एक लोन पेयर, Cn है Cn नेगेटिव, एक लोन पेयर ये आयरन को देगा, विल बी समवट लाइक दिस। Like this. तो यहां पर Cn नेगेटिव एक लोन पेयर आयरन को दे रहा है, 6 Cn नेगेटिव 6 लोन पेयर आयरन को दे रहे हैं। Therefore, the coordination number of iron or ferrocene here becomes 6। अभी मैं आपको लिगेंड्स के टाइप बताता हूं तो उसमें और भी बात करेंगे हम लोग। जैसे कि इधर मैं मान लो Fe कर दूं और यहां पर मैं En होल ट्वाइस CO2 कर दूं तो जो En होता है इस En का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है इथाइलिन डाइअमाइन। चलो ये आई डिस्कस विद यू दिस। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे 6 है, जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, आई विल एक्सप्लेन यू इन टाइप ऑफ लिगेंड्स। जैसे ही आपको ये समझ में आया इथाइलिन डाइअमाइन En क्या है वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 क्यों है। मैं आपको वापस से एग्जांपल रिपीट करके बताऊंगा जब En पढ़ाऊंगा।